हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। ठीक है, इससे पहले जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर 10th क्लास के स्टूडेंट को, ठीक है, कंप्लीट तरीके से सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। तो हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो हम आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी का एक्सरसाइज 2 लेकर आए हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बायोलॉजी का एक्सरसाइज 2 लेकर आए हैं, जो कि आज के हमारा चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर है दोस्तों, और काफ़ी बार इससे एग्जाम में 1-2 प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी का आज का जो चैप्टर है हमारा, इस सेशन में चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। ये बायोलॉजी का एक्सरसाइज 2 है, ठीक है। जो लोग पार्ट 1 इसका नहीं देखे हैं, ठीक है, हमारे चैनल के थ्रू प्ले लिस्ट में वीडियो डाला हुआ, आप लोग देख सकते हैं। चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है हमारा लीवर होता है, ठीक है, जिसको यकृत बोलते हैं, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा, हमारा लीवर हो जाएगा, जिसको हम यकृत बोलते हैं, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अंत तक हमारे साथ बने रहें। दूसरा नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है बीज रहित फलों को बनने को क्या कहते हैं, ठीक है। बीज रहित फलों का जो निर्माण होता है ना, इसके परिपक्व होने को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं अग्र प्रभाविकता, ठीक है। अग्र प्रभाविकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं, उस बनने की प्रक्रिया क्या क्या कहलाता है, वो कहलाता है अग्र प्रभाविकता कहलाता है, ठीक है। आज का हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि घेघा रोग, जिसको ग्वाइटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो घेघा रोग जो है किसकी कमी से होता है। तो घेघा रोग क्या हो जाएगा, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। तो घेघा रोग क्या हो जाएगा, घेघा रोग किसकी कमी से होता है, ये होता है आयोडीन की कमी से, ठीक है। तो आज का हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस की थैली किसको कहा जाता है, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर में किस पार्ट को डायलिसिस की थैली कहा जाता है, ठीक है ना। डायलिसिस जो किडनी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसका, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन को स्राव कहाँ होता है। थायरोक्सिन ग्रंथि है, ठीक है। थायरोक्सिन का स्राव कहाँ होता है। थायरोक्सिन एक क्या है, एसिड है, तो इसका स्राव कहाँ होता है, ये थायराइड ग्रंथि में होता है, ठीक है। थायराइड में क्या होता है, थायरोक्सिन का क्या होता है, स्राव होता है, वहाँ से उत्सर्जन होता है। आज का हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पादप, ठीक है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएगा इथाइलिन, ठीक है। जो फल विक्रेता होते हैं इनके द्वारा किसका उपयोग किया जाता है, इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आज का हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है, क्या हो जाएगा, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करवाती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, ग्राही बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्राही, ठीक है। क्या हो जाएगा, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है, उसको हम ग्राही बोलते हैं। आज का हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर उपस्थित होती है। तो कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर उपस्थित होती है, क्या हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा होता है। तो जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए इसका जो संवेदी अंग है, आइए देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवण ग्राही। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रवण ग्राही हो जाएगा। आज का हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स बोलते हैं या फिर बोलते हैं सिनेटिक दरार, ठीक है। क्या हो जाएगा, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेटिक दरार या फिर इंग्लिश में उसको सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम आज 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए टोटल 25 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आज का हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। तो चैप्टर का नाम आप लोग देख ही चुके होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो स्किप नहीं करिएगा, ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मस्तिष्क किस किस क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। तो मस्तिष्क जो होता है सोचने के लिए, ठीक है, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए क्या होता है, मस्तिष्क काफ़ी उत्तरदायी होता है, ठीक है। आज का हमारा 12th नंबर क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की। ठीक है, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की, ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप 90+ लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिचाप कहाँ बनते हैं। तो प्रतिचाप जो होता है ये मेरुरज्जु में बनता है। ठीक है, मेरुरज्जु में क्या होता है, प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। ठीक है, अगला हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है। तो लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएँ होती है वो अग्न्याशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अग्न्याशय में। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है, अग्न्याशय में। आज का हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि अग्न्याशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, अग्न्याशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन या ग्लाइकोजेन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन या ग्लाइकोजेन। तो आज का हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है। तो पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एब्सिक अम्ल। ठीक है, एब्सिक अम्ल के द्वारा क्या होता है, पत्तियों का मुरझाना संभव होता है। ठीक है, पत्तियों का मुरझाना किसके कारण, एब्सिक अम्ल के द्वारा। ठीक है, आज का हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो जड़ का जो होता है अधोगामी वृद्धि मतलब आधा वृद्धि क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, अगला हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्तु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, सोनिया का क्वेश्चन ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि आवर्तु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सोडियम। ठीक है, आज का हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की बुद्धि होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की बुद्धि और संतुलन का क्या करता है, अनुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। शरीर का एक भाग है। ठीक है, अनुमस्तिष्क जो क्या करता है कि हमारे जो मस्तिष्क का शरीर की सुबुद्धि और संतुलन का क्या करता है, अनुरक्षा करता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन साइटोकिनिन किसमें सहायक है। ठीक है, एक पादप हार्मोन है जिसका नाम है साइटोकिनिन। अगर एग्जाम में आ जाए कि एक पादप हार्मोन का निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिया रहे, क्या हो जाएगा, साइटोकिनिन। तो क्या हो जाएगा, पादप हार्मोन साइटोकिनिन किसमें सहायक है। तो यह प्रोह के अग्र भाग की लंबाई के वृद्धि के लिए क्या होता है, काफ़ी सहायक होता है। आज का हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से। ठीक है, तो हार्मोन जो होता है किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का स्राव होता है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ जानवर जुगाली करते हैं। ठीक है, खाना खाने के बाद क्या करते हैं, कुछ जानवर चारा चरने के बाद क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। या क्यों करते हैं, क्या कारण है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन के पाचन के लिए, ताकि जानवरों का जो होता है कुछ जानवर करते हैं, सभी जानवर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ताकि अच्छे से भोजन पाचन हो सके। ठीक है, इसलिए जंतु जो होते हैं क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। अगला हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, अगर हमारे चैनल के थ्रू आप पढ़ते हैं तो आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है 10th क्लास की। ठीक है, और चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। ठीक है, तो आज का हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। क्या हो जाएगा, इसका तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। ठीक है, तो हमारे शरीर में जैविक कार्यों का जो नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, वो किसके कारण होता है, तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है कि फल पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है। तो फल पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है ना। फल पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है, एथिलीन का। अगला हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो होता है प्रमस्तिष्क। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, नियंत्रण एवं समन्वय। ये चैप्टर का नाम था बायोलॉजी का सेकेंड है ना, 10th क्लास का। तो ये हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम क्या होता है, सेरिब्रम क्या होता है, मस्तिष्क का बुद्धि और चतुराई का सबसे बड़ा केंद्र होता है। तो हमारे चैनल पर इस तरह का वीडियो देखने के लिए सक्सेस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए, थैंक्स यू वाचिंग दिस वीडियो।
हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए आज के इस नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि देखिए हमारा सेशन चल रहा था ऑब्जेक्टिव प्रश्नों वाला, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, ठीक है। तो देखिए ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये है देखिए हमारा चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट। क्लास 10th की स्टडी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये हमारा देखिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जिन बच्चों को कोई दिक्कत हो रही हो वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि देखिए ये वाला टॉपिक आप लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, देखने में थंबनेल में भी दिख गया होगा। तो आज के देखिए थोड़ा सा यूनिक टाइप का हम लोग PDF टाइप का ये वीडियो लेकर आए हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न हमारा है, इस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। चैप्टर का नाम हमारा क्या था? जैव प्रक्रम, यानी कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर हमारा क्या है? जैव प्रक्रम, ठीक है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है हमारा ये वाला, थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं। चलिए अब अच्छा लग रहा होगा। प्रश्न हमारा देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। ये है हमारा पहला प्रश्न। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिक्टियोसोम से। चलिए तो बहुत सारे बच्चे को इसका आंसर मालूम भी होगा, ठीक है। तो प्रश्न हमारा क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ से निकलता है? तो ये आप लोग को चलिए अब इसके आंसर को जान लेते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। जिन बच्चों को लग रहा है जल, उनका बिल्कुल ही सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग टिक करिएगा, जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से? जल से। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि हरे पौधे में पोषण की विधि है, ठीक है। हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, प्राणी संपोषण या संभोजी भी इसे कह सकते हैं। दूसरा हमारा है परपोषी, तीसरा हमारा है परजीवी और चौथा ऑप्शन हमारा है स्वपेशी, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को जानते हैं कि इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। जिन बच्चों को ये लग रहा है उनका बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, स्वपोषी। स्वपोषी का कहने का अर्थ हो गया देखिए स्वयं पोषी, मतलब स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। तो ये था इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पे बात करते हैं। तो सारे बच्चे अंत तक बने रहेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, कह रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है, रक्त है, श्वेत ग्रंथि है, वृक्क है, अग्नाशय है, ठीक है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है आपको बताना है। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, जिनको लग रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है? वृक्क होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र किनमें पाया जाता है, ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है देखिए, मनुष्य में, घोड़ों में, कॉकरोच में, स्त्री में। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? चलिए बिल्कुल सही। जिनको लग रहा है सी नंबर, वो उनका आंसर बिल्कुल ही सही है, कॉकरोच में होता है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है, जिसे हम लोग तिलचट्टे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 5वां नंबर प्रश्न, ऑप्शन थोड़ा नीचे है, कुटपाद किस में पाया जाता है? ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार है देखिए 4 ऑप्शन, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या था प्रश्न हमारा? प्रश्न था कुटपाद किस में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आप लोग को बताना है इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, जिन बच्चों को लग रहा है ऑप्शन सी, उनका बिल्कुल इसी अमीबा में कुटपाद होता है। अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा ग्रहण करता है, ठीक है। चलिए छठे प्रश्न पे बात करते हैं। छठा प्रश्न हमारा कह रहा है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है देखिए, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर एवं नीचे दोनों ओर, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? ऊपर की ओर, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग टिक करिएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऊपर की ओर होता है। आगे बढ़े, चलिए 7वें प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। इनमें से किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है।
इनमें से किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 है। ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार है, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, या वर्णी लवक में, या श्वेत रक्त कणिकाओं में, या कण में। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर हम लोग जानते हैं। चलिए, जिन बच्चों को लग रहा है बिल्कुल ही सही है, इसका राइट आंसर होगा 7 का ए नंबर, यानी क्लोरोफिल में जो है क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न है। देखिए 8वां प्रश्न हमारा कह रहा है हरित लवक क्या है, किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारा देखिए पर इस प्रकार है, खंभोतक कोशिका में, स्पंजी कोशिका में पाए जाते हैं, त्वचा कोशिका में पाए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, जिनको लग रहा है ऑप्शन है उनका बिल्कुल ही सही है, खंभोतक कोशिका में पाए जाते हैं। हरित लवक किस में पाए जाते हैं? तो खंभोतक कोशिका में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। देखिए इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, काफी अच्छे अच्छे प्रश्न भी आगे आने वाले हैं। 9वां प्रश्न हमारा कह रहा है ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? ऑप्शन हमारा इस प्रकार है, वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? चलिए जानते हैं, ऑक्सीजन जो क्या है? एक हार्मोन है, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 9 का सी नंबर। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है, देखिए कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के यंत्र को क्या कहा जाता है? विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के यंत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन इस प्रकार हैं। यंत्र या तंत्र भी यहाँ कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार है, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, स्तर, या अपोहन। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग बताइए, कोई बच्चे अगर जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, जिन बच्चों को लग रहा है ऑप्शन डी उनका बिल्कुल ही सही है। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को या यंत्र को अपोहन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 11वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, देखिए कह रहा है प्रश्न कि मनुष्य में वृक्क जो है, यहाँ पे वृक्क होना चाहिए। ठीक है, वृक्क किससे संबंधित है? वृक्क का क्या कार्य है हमारे शरीर में? ऑप्शन हमारा है, पोषण का कार्य करता है, श्वसन का कार्य करता है, उत्सर्जन का कार्य करता है, या परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 12वां नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण होता है, देखिए ये माइंड का क्वेश्चन एकदम इजी है। ऑप्शन हमारे सामने, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? ऑप्शन हमारा है, रात में, दिन में, रात और दिन दोनों में, सुबह शाम। तो देखिए यहाँ सोचने वाली बात है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? सबसे जरूरी है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश कब होगा? और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिन में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है? ठीक है, ये हमारा आज का 13वां प्रश्न। तो चलिए इसके ऑप्शन को पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है हमारे सामने? देखिए ऑप्शन हमारा है, पुनरावशोषण द्वारा, निस्यंदन द्वारा, आस्तर द्वारा, या अपोहन द्वारा। ठीक है, किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है? तो चलिए इसके राइट आंसर को हम लोग जान लेते हैं। राइट आंसर इसका क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। जिनको लग रहा है ऑप्शन डी उनका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 14वें प्रश्न पे। 14वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? इनमें से किसकी आवश्यकता, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, नहीं होती है। ठीक है, हड़बड़ में बच्चे है समझ कर मार देते हैं। तो ऑप्शन हमारा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या फिर जल। ये 3 ऑप्शन है हमारे सामने। चौथा भी है देखिए हमारा ऑप्शन, क्लोरोफिल। तो ये 4 ऑप्शन में से क्या होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाहर निकल जाती है। आगे बढ़ते हैं
12वें प्रश्न 15वें प्रश्न पे, ठीक है। चलिए देखते हैं 15वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 15वां प्रश्न जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय एक बार में कितनी बार धड़कता है। चलिए ऑप्शन हमारे सामने है 72 बार, 80 बार, 60 बार और 90 बार। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 72 बार, ठीक है। अभी कुछ और प्रश्न इस वीडियो में है तो अभी आप लोग अंत तक बने रहिएगा। 16वें प्रश्न पे बात करते हैं। 16वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन सी है, ठीक है। वृक्क की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या कहलाती है, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। ऑप्शन हमारे सामने है कॉर्टेक्स, नेफ्रॉन, पेल्विस या मेडुला, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर। वृक्क की क्रियात्मक इकाई निम्न में से क्या कहलाती है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पे। 17वां हमारा कह रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, ठीक है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। ऑप्शन हमारे सामने हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, सफेद होता है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 18वां प्रश्न हमारा जो कह रहा है वो कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। चलिए इसके ऑप्शन को हम लोग जान लेते हैं। देखिए ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, अच्छे से समझिएगा इस प्रश्न को, काफी अच्छा प्रश्न है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या डी नंबर ऑप्शन हमारा है सभी। तो देखिए बहुत सारे बच्चे ये भी जानते होंगे, ये भी जानते होंगे और ये भी जानते होंगे, लेकिन हमारा ऑप्शन डी जो है वो क्या है सभी वाला भी है। तो हमें टिक क्या करना है कि स्वपोषी पोषण के लिए सब कुछ आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोफिल भी, सूर्य का प्रकाश भी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या टिक करना है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो प्रश्न है 19वां वो काफी अच्छा प्रश्न है, इसको भी यही करिएगा। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि कवक में पोषण की विधि कौन सी है, ठीक है। कवक में पोषण की विधि का नाम बताना है और हमारे सामने ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन हमारा है स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, ऑप्शन सी हमारा है संभोजी पोषण या डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसके राइट आंसर को जान लेते हैं। कवक में पोषण की विधि क्या है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी पोषण, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये लग रहा था उनका राइट आंसर है एकदम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए लास्ट प्रश्न इस टॉपिक का है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, मतलब हमारे खून में आयरन की कमी मतलब लोहे की कमी से होने वाला एक रोग कौन सा है। चलिए चार ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार है। टीबी रोग, मधुमेह रोग, एनीमिया रोग या उच्च रक्तचाप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए राइट आंसर इसका जान लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया, ठीक है। खून में आयरन की कमी से होने वाला रोग या खून की कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं एनीमिया। तो ये था हमारा आज का सेशन, काफ़ी अच्छा रहा होगा आप लोग के लिए। तो ये देखिए हमारे चैनल का नाम, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेल्पलाइन नंबर दिया गया, आप लोग को कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे थे हम लोग, ठीक है। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का भी सेशन चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइंस का हम आज बायोलॉजी का 3rd चैप्टर लेकर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे चैप्टर का आज का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बायोलॉजी का पार्ट 3rd वीडियो है, ठीक है। तीसरा चैप्टर है और इसमें ऑब्जेक्टिव के VVI क्वेश्चन को कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो इससे पहले जो लोग चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारे चैनल के द्वारा 10th क्लास की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, इसलिए हमारे चैनल पर जुड़ना ना भूलें, ठीक है। तो जो लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। और हमारे साथ अंत तक बने रहें, ठीक है। तो चलिए हमारा ये क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है, हमारे चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए रिलैक्स हो जाइए और चलिए एक एक करके क्वेश्चन को डील करते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है पहला कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधों में जो होता है लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, ये होता है फूलों के द्वारा, ठीक है। यहाँ देखिए ब्रश थोड़ा चेंज कर लेते हैं।
तो यहाँ पर याद रखिएगा कि पुष्पी पौधों में जो होता है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है फूलों के द्वारा। यहाँ देखिए आंसर दिख रहा होगा इसका, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। यहाँ देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निषेचन। यहाँ देखिए नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पपीता, ठीक है। एक लिंगी पादप का उदाहरण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 100% इसके चांस है, क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ देखिए बोला है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दे देगा कुछ फल का नाम, इसमें क्या हो जाएगा? पपीता राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, ठीक है। तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका पुंकेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा होगा आपको। फूलों में क्या होता है? प्रजनन अंग कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर। और मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ये होता है इष्ट के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? इष्ट के द्वारा। और फूलों में नर प्रजनन अंग कौन होता है ना? फूलों में जो होता है नर प्रजनन अंग का क्या नाम है? तो उसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5 प्रश्न डील हो गया है, ठीक है। हमारा छठा प्रश्न है कि फूलों में, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो फूलों में मादा प्रजनन अंग कौन सा है? तो इसको कहते हैं स्त्री केसर, ठीक है। और जो पुल्लिंग में होता है, पुल्लिंग में होता है, उसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं, ठीक है। और फूलों में मादा जनन अंग का बात करें तो क्या हो जाएगा? स्त्री केसर होता है। फिर से सुनिएगा कि फूलों में नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुरुष जिसको बोलते हैं तो उसको बोलते हैं पुंकेसर, और मादा जनन अंग को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर, ठीक है। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर सुनिएगा। यहाँ देखिए द्विखंडन, द्विखंडन किस में होता है? तो ये होता है अमीबा में। इसमें क्या होता है कि द्विखंडन के फलस्वरूप जीवों का क्या होता है? एक नया जीव का निर्माण होता है, ठीक है। अपनी आकृति को चेंज कर, ये अमीबा का याद रखिएगा, अमीबा का जो मुख्य भोजन होता है ये होता है कूटपाद, ठीक है। और ये अपने शरीर की आकृति को चेंज करते रहता है हमेशा, ठीक है। तो द्विखंडन के फलस्वरूप इसका होता है नयो अमीबा में क्या होता है? प्रजनन होता है ना, एक नया अमीबा संतान की उत्पत्ति करता है। यहाँ देखिए हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, ठीक है। तो मानव मादा में जो निषेचन होता है ये कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फैलोपियन नलिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि तना द्वारा कायिक प्रबंधन, ठीक है। तना द्वारा कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है ना, किस में होता है? यहाँ देखिए कायिक होगा, लिख देते हैं यहाँ पर, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। यहाँ देखिए कायिक, ठीक है। तो तना द्वारा कायिक प्रबंधन किस में होता है? तना द्वारा कायिक प्रबंधन किस में होता है? तो इसका हो जाएगा हल्दी और अदरक में, ठीक है। क्या हो जाएगा? हल्दी और अदरक में क्या होता है? तना द्वारा कायिक प्रबंधन होता है ना। यहाँ देखिए 10th नंबर हमारा क्वेश्चन है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अंडाशय बोलते हैं, ठीक है। तो फूल का जो होता है अंडाशय वाला भाग जो होता है ना, वो फल का रूप ले लेता है। फूल से ही फल बनता है ना, सभी लोग जानते हैं। तो फूल का कौन सा भाग? तो अंडाशय वाला भाग जो होता है फल में चेंज हो जाता है, ठीक है। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क, ठीक है। असुरक्षित यौन संपर्क के कारण क्या होता है? एड्स रोग जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से हमारा देखिए 12th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राग कोष में क्या होते हैं? तो प्राग कोष में जो होता है वो होता है प्रागकण, ठीक है। प्राग कोष में क्या होता है? प्रागकण। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा कि प्राग कोष में क्या होते हैं? तो प्राग कोष में क्या होता है? प्रागकण होता है, ठीक है। यहाँ देखिए 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? तो पंखुड़ियों का जो रंग होता है वो अधिकतर क्या होता है? हरा होता है। पंखुड़ियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। देखिए हमारा इसी तरह से हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, ठीक है। तो पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर, ठीक है। तो पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो क्या हो जाएगा? पुंकेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो क्या हो जाएगा? पुंकेसर। देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गन्ना, गुलाब एवं अंगूर की कृषि में, ठीक है, गन्ना, गुलाब, यहाँ देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा कि गन्ना, गुलाब एवं अंगूर की कृषि में जनन के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किस विधि का उपयोग किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कायिक विधि द्वारा। ठीक है, ये सारे में क्या होता है, कायिक विधि। कायिक विधि कहने का मतलब है कि कहीं कुछ भाग को अगर तोड़कर लगा देते हैं तो क्या होता है, नया पौधा क्या होता है, निर्माण हो जाता है। किसमें, गन्ना को भी और गुलाब को भी या फिर अंगूर को भी क्या होता है, इसका लत्ती जो होता है ना, इसको तोड़कर लगाया जाता है ना, इसी को कहते हैं कायिक प्रबंधन, है ना। इसमें देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यहाँ देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा इसमें, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, शुक्रवाहिका। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर की, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। यहाँ याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, तो शुक्रवाहिका में। ठीक है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, शुक्रवाहिका में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा शुक्रवाहिका। ठीक है, तो शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, शुक्रवाहिका में। अगला हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, ये मोचन की बात करें तो शुक्रवाहिका हो जाएगा, और शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृषण में। ठीक है, वृषण में हो जाएगा। अगला हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है, तो स्त्री में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्त्री में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मुकुलन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मुकुलन हो जाएगा। इसी तरह से हमारा देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, तो आज का हमारा चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, और बायोलॉजी का तीसरा पार्ट आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, हमारा देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं, उसको कहते हैं निषेध। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, निषेध कहते हैं। देखिए हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है ना। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, यहाँ देखिए अंडाशय होगा, अंडाशय। ठीक है, तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो 2 होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ देखिए हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर का कलिका निकलता है। ठीक है, तो किस प्रकार के जनन में क्या होता है, जनक के शरीर का क्या होता है, कलिका निकलता है। ठीक है, यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, मुकुलन में। ठीक है, मुकुलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्री केसर के आधारित भाग को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अंडाशय। ठीक है, तो स्त्री केसर के आधारित भाग को क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हमारा देखिए 25 और लास्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है, तो इसको बोलते हैं बीजावरण। ठीक है, तो बीजांड की दीवारें जो होता है मोटी होकर क्या बनाती है, तो बीजावरण, है ना, बीजों का आवरण। ठीक है, इस तरह का बीज का आवरण बन जाता है चारों तरफ, तो बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है, बीजावरण बनाती है। ठीक है, ये देखिए हमारा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीजावरण। ये देखिए हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। तो जो लोग 10th के स्टूडेंट हैं इस चैनल पर जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ 10th क्लास के लगभग सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई कंप्लीट करवाई जा चुकी है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के साथ साथ जो भी एग्जाम होंगे, ठीक है, सभी के लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप लोगों का। और आज हम, जैसा कि आप लोग को पता है कि साइंस का हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को डील कर रहे थे, और आज हम साइंस का बायोलॉजी का एक्सरसाइज 4 लेकर आए, अध्याय 4 है। और आज का हमारा सेशन जो है, ये हमारा आज का चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, तो आज हम वैसे प्रश्नों को डील करेंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, इसी के साथ हमारा जो वीडियो आज शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तो उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा जो चैनल है सक्सेस स्टडी पॉइंट, ये 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी, है ना, इम्पॉर्टेंट है, और इसमें लगभग सभी चैप्टर करवाए जा चुके हैं। ठीक है, तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि मेंडल ने जनन पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था। ठीक है, इंग्लिश के कौन सा ऐसा लेटर है जिसको जनन पीढ़ी से सूचित किया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पी से। ठीक है, पी से क्या किया था, मेंडल ने जनन पीढ़ी को सूचित किया था, इंडिकेट किया था। आज का हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे, है ना, यानी कि व्यक्तिगत, यानी उन लोगों का पेशा क्या था, है ना, उन लोगों का जो व्यापार क्या था।
तो वो क्या थे, पेशे से एक पादरी थे। पादरी का मतलब होता है शायद पुजारी, है ना, पुजारी ही थे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे, एक पादरी का काम करते थे, पुजारी का काम। ठीक है, यहाँ देखिए थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पक्षी तथा तितली के पंख जो होते हैं वो किस प्रकार के अंग हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि पक्षी और तितली के जो पंख होते हैं वो किस प्रकार के अंग हैं, तो वो हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा समजात अंग। ठीक है, तो पक्षी और तितली के जो अंग होते हैं वो क्या, कौन से अंग होते हैं, कौन से पंख होते हैं, समजात पंख होते हैं। ठीक है, किस प्रकार के पंख, उसका जो अंग होता है, तितली का जो पंख होता है, ठीक है, उसका जो अंग होता है वो किसका उदाहरण है, समजात अंग। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है। तो चमगादड़ और पक्षी का बात करें तो उसका क्या हो जाएगा, समरूप। ठीक है, और यदि बात करते हैं पक्षी और तितली के पंख तो हो जाएगा समजात। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पक्षी और तितली की बात करें तो उसका हो जाएगा समजात अंग, और चमगादड़ एवं पक्षी की बात करें तो उसका हो जाएगा समरूप अंग। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है आज का कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। तो मानव का जो उद्भव हुआ था वो हुआ था अफ्रीका में। ठीक है, तो अफ्रीका में क्या हुआ था, मानव का सबसे पहले इसका विकास हुआ, उद्भव हुआ। चलिए इसी के साथ हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होमो सेपियन। ठीक है, तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, होमो सेपियन है। इसी तरह से हमारा 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 7वां हमारा क्वेश्चन है कि कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं। तो कान के निचले हिस्से को हम क्या कहते हैं, कनपाली कहते हैं। क्या कहते हैं, कनपाली। ठीक है, कान के निचले हिस्से को हम लोग कनपाली कहते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ जो हर बार पूछे गए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए हमारा इसी के साथ 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है। ये देखिए जितना बार, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल, अनुवांशिकी का पिता किसे माना जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता माना जाता है। देखिए इसी के साथ हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना एक अपचयन अभिक्रिया है। क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्प लक्षणों का अध्ययन किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्प लक्षणों का अध्ययन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, टोटल 7 लक्षण का प्रयोग किया था अपने प्रयोग के लिए, है ना, 7 लक्षण। उसमें से देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है आज का कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडली 2 धागों का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं। तो प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडली 2 धागों का बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध गुणसूत्र। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ देखिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है। तो डीएनए का जो पूर्ण रूप होता है उसका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए, यहाँ देखिए डीएनए, तो डीएनए का जो पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म जिसको कहते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखिए हमारा 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है देखिए 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जैव विकास को सर्वप्रथम जो है किसने समझाया था, किसके द्वारा, तो लैमार्क के द्वारा। ठीक है, यहाँ देखिए जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो लैमार्क के द्वारा सबसे पहले जैव विकास को समझाया गया था कि क्या होता है जैव विकास। देखिए हमारा 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ सीरीज। यहाँ देखिए एक पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ सीरीज। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया, इसका राइटर कौन है, तो इसका राइटर कौन है, चार्ल्स डार्विन। देखिएगा इसका राइटर कौन है, चार्ल्स डार्विन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो टोटल 22 जोड़े यानी कि 46 है ना, 23 जोड़े यानी कि 46। 23 गुना 2 करेंगे, जो एक जोड़ा में 2 होता है, तो 23 गुना क्या हो जाएगा, 46 गुणसूत्र। यदि जोड़ा की बात करें तो 23 बोलना है, और यदि उसकी संख्या पूछे तो टोटल 46 बोलना है। देखिए हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि कीटों के पंख तथा चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती अंग। तो कीटों के पंख तथा चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, क्या हो जाएगा, समवर्ती अंग। ठीक है, समवर्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है
तो इसी के साथ देखिए हमारा 70 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। समवर्ती अंग अगर पूछे कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं, ठीक है, तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए और आरएनए का मिश्रण होता है गुणसूत्र, ठीक है। तो डीएनए किसके बने होते हैं, तो डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का। यहाँ देखिए हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो किस तरह का जल में होता है उत्पन्न, तो गंदा जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यदि मलेरिया का बात करें कि मलेरिया के जो मच्छर उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तो उसका किस तरह का जल में उत्पन्न होते हैं, तो हो जाएगा गंदा जल। यदि बात करते हैं कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं, तो हो जाएगा साफ और शुद्ध जल में। देखिए साफ और शुद्ध जल में जो डेंगू का मच्छर क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं। और मलेरिया का जो मच्छर होता है वो किस में होता है, गंदा जल में। याद रखिएगा गंदा जल में मलेरिया और शुद्ध और साफ जल में डेंगू। इसी के साथ हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि समजात अंगों के उदाहरण कौन है। यहाँ पर देखिए हो सकता है ऑप्शन दे दे एग्जाम में, तो ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा समजात अंगों के उदाहरण कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रवाल, है ना, अग्र हाथ जो होता है ना, कुत्ते का अगला हाथ और हमारा हाथ दोनों में जो होता है उसको क्या कहते हैं, समजात अंग के उदाहरण है। इसी के साथ हमारा 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि विकास की दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, यानी विकास यानी हमारे शरीर का जो विकास हुआ उसको देखते हुए हमारा कौन सा ऐसा जानवर है जिससे हमारा क्या रहता है, गुण मिलता है, तो क्या हो जाएगा, चिंपैंजी। याद रखिएगा मनुष्य की किसको संज्ञा दी गई है, तो चिंपैंजी की संज्ञा दी गई, किसको, मनुष्य को। देखिए हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन होते हैं, तो स्त्रियों में जो होता है वो XX गुणसूत्र होता है, ठीक है। XX गुणसूत्र क्या होता है, स्त्री में पाया जाता है, और पुरुषों की बात करते हैं तो XY गुणसूत्र होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्री की बात करें तो XX और पुरुष की बात करें तो क्या हो जाएगा, XY गुणसूत्र, ठीक है। देखिए हमारा 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जिन शब्द, जिन जो होता है ना, जिन शब्द किससे प्रस्तुत किया जाता है, किसने प्रस्तुत किया था, उस व्यक्ति का नाम क्या है। सबसे पहले जिन का जो शब्द है, इस शब्द का प्रस्तुतकर्ता कौन है, क्या हो जाएगा, जोहानसेन। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जोहानसेन जो है जिन के क्या है, जन्मदाता माने जाते हैं ना, सबसे पहले उस शब्द का प्रयोग किया था। देखिए 26 हमारा क्वेश्चन है कि वंशागति नियमों का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो वंशागति नियमों का प्रतिपादन क्या किया था, कौन किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा वंशागति नियमों का प्रतिपादन किया गया था। याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। इसी के साथ हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किस वैज्ञानिक ने किया था। तो याद रखिएगा प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांतों की परिकल्पना कौन से वैज्ञानिक ने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, ठीक है। चार्ल्स डार्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी के साथ हमारा देखिए हमारा 27 क्या था कि प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांतों की परिकल्पना किस वैज्ञानिक ने किया था, तो क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। देखिए हमारा 28 नंबर क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी जीव, ठीक है, किसी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाती है। तो किसी भी जीव का जो जीनी संरचना होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं जीन प्रारूप या जीनोटाइप। इंग्लिश में कहते हैं जीनोटाइप और हिंदी में कहते हैं जीन प्रारूप, ठीक है, मॉडल। याद रखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। यहाँ देखिए क्षारक हो जाएगा, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं डीएनए में, ठीक है। तो डीएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, अलग अलग आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है, वह क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं अनुवांशिकी, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। ये एक्सरसाइज 4 है, अध्याय 4 का हम लोग कवर कर रहे थे। और ये देखिए हमारा चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। तो जो लोग चैनल पर नए हैं हमारे चैनल के थ्रू जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर अच्छा लगे वीडियो तो। यहाँ देखिए 10th क्लास का कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है, तो हमारे चैनल पर जुड़ना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप लोगों का। और आज हम
जैसा कि आप लोग को पता है कि साइंस का सेशन हम लोग का चल रहा था और बायोलॉजी के कुछ चैप्टर को हम लोग कवर कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम बायोलॉजी का ही सेशन 5 लेकर आए, एक्सरसाइज 5 है, ठीक है। और आज का हमारा चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। देखिए इससे भी 1-2 प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो साइंस का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज हम अध्याय 5 को कवर करेंगे। हमारा चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो हमारे तक अंत तक बने रहें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 घटक, ठीक है। तो पर्यावरण जो है मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 घटक। देखिए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कौन एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला के निर्माण में कौन भाग लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, घास, बकरी और मानव, ठीक है। ये तीनों जो होते हैं आहार श्रृंखला का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे देखिए घास खाता है किसको, घास को कौन खाता है, बकरी, और बकरी को यानी कि मीट मछली जो होता है क्या कौन खाता है, मानव। इस तरह से क्या होता है, एक आहार श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। यहाँ देखिए हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 श्रेणी में, ठीक है। उपभोक्ता जो होते हैं उसको 3 श्रेणी में रखा गया है, 3 श्रेणी में उपभोक्ता को बांटा गया है। हमारा देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृक्षों को बचाना। वृक्षों को बचाना चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। देखिए हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है, ठीक है, और साइंस में भी बनते हैं इससे प्रश्न, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां है कि पादप खाने वाले जीव क्या कहलाते हैं। पादप खाने वाले जीव क्या कहलाते हैं, क्या हो जाएगा, शाकाहारी। देखिए शाकाहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादप का मतलब होता है पौधा, यानी पौधे खाने वाले जीव को हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी, ठीक है। शाकाहारी सर्वाहारी पता होगा आप लोग को, तो जो लोग पौधे खाते हैं, जो जंतु पौधे खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं। जो मांस खाते हैं मांसाहारी, जो सब कुछ खाते हैं उसको सर्वाहारी बोलते हैं। इसी के साथ हमारा 8वां नंबर प्रश्न है कि अपघटक का एक उदाहरण क्या है। तो अपघटक किसको कहा जाता है, तो कवक को अपघटक का रूप दिया गया है, ठीक है। तो कवक को क्या कहा जाता है, अपघटक। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो आप लोग को पता हो कि ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो 3 होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु दिख रहे हैं आप लोग को, 3 दिख रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। देखिए हमारा 10वां नंबर प्रश्न है कि वनों की अधिक कटाई का क्या परिणाम हो सकता है। तो अत्यधिक वनों की कटाई से क्या होता है, वर्षा कम होती है, भूस्खलन होता है और अपर्दन होता है ना, भूमि का अपर्दन, भूस्खलन और तथा बाढ़ आ जाता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा वनों की कटाई के कारण बहुत सारे दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहले वर्षा कम होगा, दूसरा भूस्खलन, तीसरा है अपर्दन और चौथा है बाढ़। ये चारों क्या है, प्राकृतिक आपदा का उत्पन्न होने की संभावना है। यहाँ देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सर्वभक्षी कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, वैसे जीव क्या कहलाते हैं, सर्वभक्षी कहलाते हैं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वभक्षी, यानी वैसे जीव जो पौधा और जंतु दोनों का भक्षण करते हैं तो सर्वभक्षी कहलाते हैं। यहाँ देखिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि मृत शरीर को पचाने वाले यौगिक को क्या कहते हैं। तो मृत शरीर को पचाने वाले यौगिक को क्या कहते हैं, अपघटक जीव कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अपघटक जीव। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि कौन एक जलीय आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कौन एक जलीय आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहला हो जाएगा शैवाल, दूसरा जलीय कीट, पहला शैवाल, दूसरा जलीय कीट और तीसरा मछली। ये जो है ये जलीय श्रृंखला का निर्माण करते हैं। उसमें बताए थे घास, बकरी और मानव, वो क्या करते हैं, स्थलीय श्रृंखला का उदाहरण है। तो जलीय श्रृंखला का यदि
इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि कौन एक जलीय श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो क्या हो जाएगा, शैवाल, जलीय कीट और मछली। ये हमारा हो गया, ठीक है। इसी के साथ हमारा देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। देखिए उपभोक्ता की श्रेणी में जंगली जानवर को रखा गया है। देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस हिस्से में पाई जाती है। तो वायुमंडल के सबसे ऊपरी हिस्से में क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। यहाँ दिख रहा होगा, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में क्या पाया जाता है, ओजोन परत। हमारा देखिए 16 नंबर को, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया काउंटिंग में। यहाँ देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 16 होना चाहिए। तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह क्या अवशोषित करती है। यानी ओजोन परत को हम लोग क्यों याद रखते हैं, क्या जरूरी है उसको याद रखने का, क्या हो जाएगा, वो क्या करता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण को क्या करता है, रोकता है। अगर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को नहीं रोका जाए तो किसी भी मनुष्य पर पड़ने पर क्या होता है, उसका शरीर को विकलांग होने की संभावना होती है। इसलिए क्या करता है, ओजोन परत जो होता है, जो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत में पाया जाता है, वो सूर्य से आने वाली हानिकारक है ना, डेंजर जो होता है, डेंजरस पराबैंगनी विकिरण को क्या करता है, रोकता है। इसी के साथ हमारा देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। क्या हो जाएगा, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा DDT। देखिए DDT है ना, क्या करते हैं, एक तरह का कीटनाशक है जो कि इसका छिड़काव करते हैं। यहाँ देखिए हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है ओजोन परत। स्ट्रेटोस्फीयर में कहाँ पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। देखिए हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, अपघटित। तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, सूखी घास के पत्ते, ठीक है। सूखी घास के पत्ते को क्या कहते हैं, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं। देखिए हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि CFC का फुल फॉर्म क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि CFC का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। देखिए CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। यानी प्रकृति में ऊर्जा कहाँ से मिलता है, सबसे बड़ा स्रोत क्या है, क्या हो जाएगा, सूर्य, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सन। सूर्य के माध्यम से ही क्या एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से प्रकृति में क्या होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है सूर्य को। देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो हरे पौधे को क्या कहते हैं, हरे पौधे को क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। हरे पौधे को क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। देखिए इसी के साथ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था और ये हमारा देखिए हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। तो वैसे स्टूडेंट जो 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना, उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो आने वाले एग्ज़ाम में ये सारे प्रश्न क्या होते हैं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर लगभग सभी विषयों की कंप्लीट तैयारी करवाई जा चुकी है ना, कुछ कुछ चैप्टर बचे हुए आपको लोग को पूरा कर दिया जाएगा। तो चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप लोगों का। और जैसा कि आप लोग को पता है कि साइंस में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन है बायोलॉजी। बायोलॉजी में साइंस का हम लोग लास्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज 6 है, ठीक है। तो जो लोग चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों का प्रवर्धन। ये एक्सरसाइज क्या है, अध्याय 6 है और चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे फिर 1-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा, तो जो लोग चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, ठीक है, लाइक भी करें। यहाँ देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि अमृता देवी बिश्नोई। यहाँ देखिए अमृता देवी जो है, बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है। तो अमृता देवी बिश्नोई का संबंध जो है, ये खेजरी का एक वृक्ष है, इससे क्या है, खेजरी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यानी कि अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से था? क्या हो जाएगा? खेजरी। इसी के साथ हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो गंगा कार्य योजना जो है हमारा 1985 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसकी साफ सफाई का संरक्षण के लिए, यानी गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? क्या हो जाएगा? 1985 ईस्वी में। देखिए हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहते हैं कुल्ल। क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल्ल। इसी के साथ हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंत में। कहाँ पाया जाता है? आंत में। क्लोरोफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो आंत में। देखिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। क्या हो जाएगा? सबसे ऊंचा बांध जो है हमारा टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध माना गया है। इसी के साथ देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने पर उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नमी वाला क्षेत्र, यानी नम क्षेत्र। क्योंकि ज़्यादा वर्षा होगा तो मिट्टी में क्या होगा? नमी की मात्रा आ जाती है। ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जब होगा तो वैसे क्षेत्र को हम नम क्षेत्र का नाम देंगे उसको। ठीक है, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस राज्य में है? सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और यह किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ है? देहरादून। तो टिहरी बांध किस राज्य में? उत्तराखंड में है। देखिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो यहाँ देखिए 2500 किलोमीटर, कहीं कहीं 2525 देता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2500 किलोमीटर क्या है? गंगा नदी की लंबाई है। 2500 किलोमीटर याद रखिएगा। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? लेंथ 2500 किलोमीटर लगभग में माना गया है। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है? तो विश्व में लगभग 70% भाग में क्या है? जल है। 30% भाग में क्या है? भूमि है, पहाड़ है और भी। देखिए हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म क्या है? तो एक तरह का जीवाणु है, ठीक है, जो कि रेफ्रिजरेटर, दाढ़ी बनाने वाले फॉर्म, ये सारी चीज़ से निकलते हैं। CFC निकलता है ना। रेफ्रिजरेटर से क्या निकलता है? CFC, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफॉर्म जो है एक तरह का क्या है? जीवाणु है, याद रखिएगा। CFC जो है याद रखिएगा वो अलग हो गया। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, जो एक जीवाणु है, याद रखिएगा। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? कुआं। कुआं एक भूमिगत जल, यानी भूमि की सतह के नीचे जो जल होते हैं उसको कहते हैं भूमिगत जल। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? कुआं इसका उदाहरण हो गया, है ना, एग्जाम्पल। 5वां है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। 1972 ईस्वी में क्या हुआ था? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, ठीक है, जिसका मुख्य संरक्षण क्या था? मुख्य इसका जो उद्देश्य था वो था वृक्षों की कटाई का रोकना, है ना, वृक्ष का कम कटाई हो। यहाँ देखिए 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है कि 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, याद रखिएगा। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन एक उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है? तो उभयलिंगी जंतु का मतलब हो गया कि वैसे जंतु जिसके दोनों तरफ क्या होते हैं? दोनों साइड से क्या करते हैं? चल सकते हैं, है ना, उभयलिंगी। तो वैसे में हो जाएगा केचुआ, है ना, दोनों साइड से क्या होता है? दोनों तरफ इसका फेस होता है, क्या हो जाएगा? केचुआ। इसी तरह से हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि यूरो 2 का संबंध किससे है? यूरो 2, है ना, याद रखिएगा, यूरो 2 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल से। तो यूरो 2 का संबंध किससे? वायुमंडल से। ये देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और लास्ट सब्जेक्ट है बायोलॉजी का, ये लास्ट चैप्टर है ना। और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जिसको हम आप लोग को कवर करवाएंगे एक एक करके। ये देखिए हमारा चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट, ठीक है।
तो सक्सेस स्टडी पॉइंट में हम लोग आज का लास्ट चैप्टर कवर कर लिए और इसका मिसलेनियस आपको दिया जाएगा, है ना। इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव एक साथ एक वीडियो में मिलेगा आप लोग को लास्ट में। तो हमारे साथ बने रहिए जो लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। चलिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।